चुनावी बॉन्ड असंवैधानिक, तुरंत रोकें, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक तुरंत इन बॉन्डों को जारी करना बंद कर देगा और चुनाव आयोग को दान का विवरण प्रदान करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसले में चुनावी बॉन्ड योजना को इस आधार पर रद्द कर दिया कि यह नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक और मनमानी है और इससे राजनीतिक दलों और दानदाताओं के बीच बदले की व्यवस्था हो सकती है। The anonymity of the contributor is intrinsic to the electoral bond scheme. The electoral bond scheme is not distinguishable from other modes of contributions through banking channels such as checks, transfer through the electronic clearing system, or direct debit if the anonymity component of the stream is struck down. Thus, the electoral bond scheme 2018 will have to be struck down as unconstitutional. 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने माना कि काले धन से लड़ने और दानदाताओं की गोपनीयता बनाए रखने का घोषित उद्देश्य इस योजना का बचाव नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि चुनावी बॉन्ड काले धन पर अंकुश लगाने का एकमात्र तरीका नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक तुरंत इन बॉन्डों को जारी करना बंद कर देगा और इस माध्यम से किए गए दान का विवरण भारत के चुनाव आयोग को प्रदान करेगा। चुनाव निकाय को यह जानकारी 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए कहा गया था। 5 न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, हम सर्वसम्मत निर्णय पर पहुंचे हैं। 2 राय हैं, एक मेरी और दूसरी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की, दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तर्क में थोड़ा अंतर है। We have arrived at a unanimous verdict in the challenge to the electoral bond scheme. The electoral bond scheme and the impugned provisions, to the extent that they infringe upon the right to information of the voter by anonymizing contributions through electoral bonds, are violative of Article 19(1)(a). The deletion of the proviso to Section 182(1) of the Companies Act, permitting unlimited corporate contributions to political parties, is arbitrary and violative of Article 14(a). The issuing bank shall herewith stop the issuance of electoral bonds. B. State Bank of India shall submit details of the electoral bonds purchased since the interim order of this court dated 12 April 2019 till date. Grateful to the court. Very salutary judgment, my lord, which will have a very significant impact on our polity. Violating the level playing field in a democracy. So they have also directed the State Bank of India to furnish complete information about who purchased the bonds, who encashed the bonds. And all this information will have to be submitted to the Election Commission, who will have to display it on a public website so that the people come to know who purchased the bonds and who contributed by way of electoral bonds to which political party. चुनावी बॉन्ड योजना 2018 में काले धन को राजनीतिक प्रणाली में प्रवेश करने से रोकने के घोषित उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तब कहा था कि भारत में राजनीतिक फंडिंग की पारंपरिक प्रथा नकददान है। उन्होंने तब कहा था, स्रोत गुमनाम या छद्म नाम है। धन की मात्रा का कभी खुलासा नहीं किया गया। वर्तमान प्रणाली अज्ञात स्रोतों से आने वाले अशुद्ध धन को सुनिश्चित करती है। यह पूरी तरह से गैरपारदर्शी प्रणाली है। गोपनीयता खंड पर उन्होंने कहा था कि दानदाताओं की पहचान का खुलासा उन्हें नकद विकल्प पर वापस ले जाएगा। योजना लागू होने के तुरंत बाद कई पक्षों ने इसे अदालत में चुनौती दी। इनमें CPM, कांग्रेस नेता जया ठाकुर और गैर लाभकारी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स शामिल थे। उन्होंने तर्क दिया कि गोपनीयता खंड नागरिकों के सूचना के अधिकार के रास्ते में आता है। ADR की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि बॉन्ड भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं क्योंकि वे अपारदर्शी और गुमनाम हैं। बॉन्ड सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों बनाम विपक्ष में रहने वाले राजनीतिक दलों या राजनीतिक दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों के बीच एक समान अवसर की अनुमति नहीं देते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब से यह योजना शुरू की गई है, इस दान पद्धति के माध्यम से किया गया योगदान अन्य सभी तरीकों से अधिक हो गया है। In a very
significant judgment which will have a long-term effect on our electoral democracy. The Supreme Court has struck down the electoral bond scheme, comprehensively struck it down, and all the provisions that were made to bring it into effect in the Income Tax Act, in the Companies Act, etc., everything has been struck down. They have held that this violates the fundamental right to information of citizens to know about who is contributing this much money to political parties, etc. They have also struck down the amendment made which allowed unlimited political contribution being made by companies to political parties. So, not only the electoral bond scheme, but also the amendment which removed the restrictions on political contributions by companies, which were that you cannot contribute more than 7.5% of your annual profit by way of political contributions. That has also been struck down as violating the level playing field in a democracy. So the petitions filed by us have been comprehensively allowed by the Supreme Court. दरअसल जब यह योजना लाई गई थी तो चुनाव आयोग ने भी इसका विरोध किया था और इसे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता के संबंध में एक प्रतिगामी कदम बताया था। बाद में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस योजना का बचाव करने की पूरी कोशिश की थी। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि यह सुनिश्चित करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास था कि राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाला धन स्वच्छ धन हो। उन्होंने कहा था कि दानकर्ता की पहचान का खुलासा करने से पूरी प्रक्रिया हतोत्साहित हो सकती है। उन्होंने कहा था, मान लीजिए एक ठेकेदार के रूप में मैं कांग्रेस पार्टी को दान देता हूं। मैं नहीं चाहता कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा को पता चले क्योंकि वह सरकार बना सकती है। जब अदालत ने पूछा कि इस गोपनीयता का मतदाताओं के सूचना के अधिकार के साथ कैसे सामंजस्य बिठाया जा सकता है, तो श्री मेहता ने जवाब दिया था कि मतदाता इस आधार पर वोट नहीं देते हैं कि कौन किस पार्टी को फंडिंग कर रहा है, बल्कि वे किसी पार्टी की विचारधारा, सिद्धांतों, नेतृत्व और दक्षता के आधार पर वोट करते हैं। सूचना के अधिकार के तर्क का विरोध करते हुए भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा था कि उचित प्रतिबंधों के अधीन किए बिना कुछ भी और सब कुछ जानने का कोई सामान्य अधिकार नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा, दूसरी बात, अभिव्यक्ति के लिए जानने का अधिकार विशिष्ट उद्देश्यों या उद्देश्यों के लिए हो सकता है, अन्यथा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने योजना को प्रभावी बनाने के लिए कंपनी और कर कानूनों में किए गए संशोधनों को भी रद्द कर दिया। पहले कंपनियों को चंदा देने के लिए कम से कम 3 साल पुराना होना जरूरी था और जिस पार्टी को वह चंदा दे रही थी उसकी राशि और नाम का खुलासा करना पड़ता था। कॉरपोरेट चंदे में पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाली इन शर्तों को नए कानून के तहत खत्म कर दिया गया। अदालत ने कहा, व्यक्तियों के योगदान की तुलना में किसी कंपनी का राजनीतिक प्रक्रिया पर अधिक प्रभाव होता है। कंपनियों द्वारा योगदान पूरी तरह से व्यावसायिक लेनदेन है। कंपनी अधिनियम की धारा 182 में संशोधन स्पष्ट रूप से कंपनियों और व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करने के लिए मनमाना है। संशोधन से पहले घाटे में चल रही कंपनियां योगदान नहीं दे पा रही थीं। संशोधन घाटे में चल रही कंपनियों को बदले में योगदान करने की अनुमति देने के नुकसान को नहीं पहचानता है। अदालत ने कहा कि धारा 182 कंपनी अधिनियम में संशोधन घाटे में चलने वाली और लाभ कमाने वाली कंपनियों के बीच अंतर न करने के लिए स्पष्ट रूप से मनमाना है। फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राजनीतिक दलों को चंदा देने की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने और उत्पीड़न की आशंका वाले दानदाताओं की पहचान की रक्षा करने के लिए चुनावी बांड पेश किए गए थे। उन्होंने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। आदेश का अध्ययन करने के बाद एक विस्तृत संरचित प्रतिक्रिया दी जाएगी। कानून क्या था? क्या बदल गया? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 182 एक भारतीय कंपनी के किसी राजनीतिक दल को योगदान देने के अधिकार को नियंत्रित करती है। संशोधनों से पहले यह कुछ शर्तों द्वारा शासित होता था। दान बोर्ड द्वारा अधिकृत होना चाहिए। 2. दान नकद में नहीं किया जा सकता है। 3. दान का खुलासा कंपनी के लाभ और हानि खाते में किया जाना चाहिए। 4. कंपनी 3 वर्षों के लिए अपने औसत लाभ का 7
5% से अधिक दान नहीं कर सकती है और वी कंपनी को उस पार्टी का नाम बताना होगा जिसे उसने चंदा दिया है। सरकार ने क्या तर्क दिया? दलीलों के दौरान भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया था कि गुमनामी यह सुनिश्चित करती है कि दानकर्ता को प्रतिशोध या उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़े। दानकर्ता जो चाहता है वह यह है कि दूसरी पार्टी को पता नहीं चलना चाहिए। मान लीजिए एक ठेकेदार के रूप में मैं कांग्रेस पार्टी को दान देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा को पता चले क्योंकि वह सरकार बना सकती है। उन्होंने कहा था अदालत को बताया कि दान पर पहले की सीमा काम नहीं करती क्योंकि राजनीतिक चंदे के उद्देश्य से फर्जी कंपनियां बनाई गई थीं। उन्होंने कहा इस योजना का उद्देश्य ऐसी मुखौटा कंपनियों के निर्माण को हतोत्साहित करना था। उन्होंने कहा मुखौटा कंपनियों के निर्माण को हतोत्साहित करने की दृष्टि से हमने ऐसा किया। यदि कंपनियां अपने शुद्ध लाभ का 7.5% से अधिक दान करना चाहती हैं तो उन्हें ऐसा करने दें, विवेक उनके पास रहेगा। उन्होंने यह भी कहा था कि सीमा तय होने की स्थिति में कंपनियां नकद दान पर स्विच कर देंगी जिससे सिस्टम में काला धन आ जाएगा। कोर्ट ने आज क्या कहा? इस योजना को रद्द करते हुए अदालत ने कहा कि कंपनी अधिनियम में संशोधन अब निरर्थक हो गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश टी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा एक कंपनी का राजनीतिक प्रक्रिया पर व्यक्तियों के योगदान की तुलना में अधिक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कंपनियों द्वारा योगदान पूरी तरह से व्यावसायिक लेन देन है। कंपनी अधिनियम की धारा 182 में संशोधन स्पष्ट रूप से कंपनियों और व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करने के लिए मनमाना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि संशोधन से पहले घाटे में चल रही कंपनियां योगदान देने में सक्षम नहीं थी, लेकिन संशोधन से संभावित रूप से घाटे में चल रही कंपनी और एक राजनीतिक दल के बीच बदले की व्यवस्था को सक्षम बना दिया। संशोधन घाटे में चल रही कंपनियों को बदले में योगदान करने की अनुमति देने के नुकसान को नहीं पहचानता है। उन्होंने कंपनी अधिनियम में संशोधन को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि कंपनी अधिनियम की धारा 182 में संशोधन घाटे में चलने वाली और लाभ कमाने वाली कंपनियों के बीच अंतर न करने के लिए स्पष्ट रूप से मनमाना है। आदेश में कहा गया कि धारा 182(3) में प्रकटीकरण आवश्यकताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए शामिल किया गया था कि कॉरपोरेट हितों का चुनावी लोकतंत्र में अनुचित प्रभाव न हो और यदि वे ऐसा करते हैं तो मतदाताओं को इसके बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को असीमित योगदान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के विपरीत है क्योंकि यह कुछ व्यक्तियों या कंपनियों को नीति निर्माण को प्रभावित करने के लिए अपने प्रभाव और संसाधनों का इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। चुनावी बॉन्ड क्या है और वे राजनीतिक दलों को कैसे धन देते हैं, इस पर बात करेंगे। तो वास्तव में चुनावी बॉन्ड क्या है? चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों को दान देने के लिए एक वित्तीय साधन है, जैसा कि पहली बार केंद्रीय बजट 2017-18 में वित्त मंत्री द्वारा घोषित किया गया है। एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आज राजनीतिक फंडिंग के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के साथ साथ सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है। लेकिन वास्तव में चुनावी बॉन्ड है क्या? चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों को दान देने के लिए एक वित्तीय साधन है जो कि पहली बार केंद्रीय बजट 2017-18 में वित्त मंत्री ने लागू किया था। चुनावी बॉन्ड 2018 के अनुसार चुनावी बॉन्ड योजना 2018 के अनुसार चुनावी बॉन्ड एक वचन पत्र की प्रकृति में जारी किया गया एक बॉन्ड है जो चरित्र में वाहक होगा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार वाहक उपकरण वह होता है जिसमें खरीदार या भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता है, स्वामित्व की कोई जानकारी दर्ज नहीं की जाती है और उपकरण धारक यानी राजनीतिक दल को इसका मालिक माना जाता है। यह योजना व्यक्तियों को जो भारत के नागरिक हैं और घरेलू कंपनियों को इन बॉन्डों को दान करने की अनुमति देती है जो ₹1000 और ₹10,000 और ₹1,00,000, ₹10,00,000 और ₹1 करोड़ के गुणकों में जारी किए जाते हैं उनकी पसंद के राजनीतिक दलों को। इन बॉन्डों को राजनीतिक दलों को 15 दिनों के भीतर भुनाना होगा। एक व्यक्ति व्यक्तिगत होने के नाते अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से बॉन्ड खरीद सकता है। एक व्यक्ति कॉरपोरेट संस्थाओं सहित द्वारा खरीदे जा सकने वाले
चुनावी बॉन्ड की संख्या पर कोई सीमा मौजूद नहीं है। 15 दिनों की वैधता अवधि के भीतर भुनाए नहीं गए बॉन्ड की राशि अधिकृत बैंक द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में जमा की जाएगी। एडीआर ने बताया कि इस योजना के लिए राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग के साथ सालाना दायर की जाने वाली अपनी योगदान रिपोर्ट में चुनावी बॉन्ड के माध्यम से योगदान करने वालों के नाम और पते का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। कार्यकर्ताओं ने राजनीतिक दलों के वित्त में पारदर्शिता पर सवाल उठाया है। ये बॉन्ड नागरिक के मौलिक जानने के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। एडीआर ने बताया कि चुनावी बॉन्ड नागरिकों को कोई विवरण प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन सरकार हमेशा भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई से डेटा की मांग करके डाटा विवरण तक पहुंच सकती है। एडीआर ने कहा कि ईसीआई ने रिकॉर्ड पर कहा था कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से किसी राजनीतिक दल द्वारा प्राप्त किसी भी दान को रिपोर्टिंग के दायरे से बाहर कर दिया गया है और इसलिए यह एक प्रतिगामी कदम है और इसे वापस लेने की जरूरत है। चलिए बात करते हैं कि 2022 तक कितने चुनावी बॉन्ड बिके। 2022 तक 16,000 करोड़ के चुनावी बॉन्ड बिके थे। चुनावी बॉन्ड के माध्यम से भाजपा को दिया गया दान चुनाव आयोग की सूची में शामिल अन्य सभी 30 पार्टियों से 3 गुना अधिक था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने से भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि पार्टी को 2016-2022 के बीच इस योजना के तहत 60% से अधिक धन प्राप्त हुआ था। लोकसभा 2024 चुनाव से कुछ महीने पहले मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह योजना नागरिकों के सूचना के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है। चुनावी बॉन्ड एक वित्तीय साधन है जो व्यक्तियों और व्यवसायों को राजनीतिक दलों को गुमनाम दान देने की अनुमति देता है। इन्हें भाजपा सरकार ने 2018 में नकद दान के विकल्प के रूप में पेश किया था। इन्हें राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने की पहल के रूप में पेश किया गया था। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2016 से 2022 के बीच 16,437.63 करोड़ के 28,030 चुनावी बॉन्ड बेचे गए। भाजपा इन दान की प्राथमिक लाभार्थी थी और उसे रुपये 10,122 करोड़ प्राप्त हुए, जो कुल दान का लगभग 60% था। मुख्य विपक्षी कांग्रेस पार्टी इस अवधि में रुपये 1,547 करोड़ या 10% प्राप्त करके दूसरे स्थान पर रही, जबकि पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को रुपये 823 करोड़ या सभी चुनावी बॉन्ड का 8% हुआ। चुनावी बॉन्ड के माध्यम से भाजपा को दिया गया दान सूची में शामिल अन्य 30 पार्टियों से 3 गुना अधिक था। रिपोर्ट के मुताबिक 7 राष्ट्रीय पार्टियों को मिला चंदा कुछ इस प्रकार है। बीजेपी रुपये 10,122 करोड़, कांग्रेस रुपये 1,547 करोड़, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस रुपये 823 करोड़, सीपीआई-एम रुपये 367 करोड़, एनसीपी रुपये 231 करोड़ और बीएसपी रुपये 85 करोड़ और सीपीआई रुपये 23 करोड़। ये है 7 पार्टियों को मिला चंदा बॉन्डों के सूची के मुताबिक। अब चुनाव आयोग के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि 2017 से 22 तक भाजपा को कांग्रेस की तुलना में चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 5 गुना अधिक दान मिला, जबकि चुनावी बॉन्ड काले धन पर अंकुश लगाने और राजनीतिक दान में पारदर्शिता लाने के लिए लाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि उद्देश्य इस योजना को उचित नहीं ठहराते हैं। इसके अतिरिक्त इसने इस बात पर प्रकाश डाला है कि वैकल्पिक तरीके इन लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से सबसे ज़्यादा जो पॉलिटिकल पार्टी प्रभावित होगी वह है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। तो इस आदेश के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर जो मीम्स बनाए हैं उनमें से कुछ मीम्स हम आपको दिखाते हैं।